डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक के राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने पर सीएम धामी का बड़ा बयान। विधेयक के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामियां। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक को दोबारा सुधार करके भेजा जाएगा। सीएम धामी ने की वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा। सीएम धामी ने राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। कहा, तय समय पर राजस्व लक्ष्य पूरे करें अधिकारी। धामी सरकार के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। देहरादून में धर्म की आड़ में बने अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का डंडा। बिना नक्शा पास कराए बनी मस्जिद की पहली मंजिल सील। नैनीताल के कैची धाम मार्ग पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। 3 महिलाओं की मौत, 6 घायल। एसडीआरएफ पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर बीते कुछ समय से उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जाहिर करती रही है और इसको देवभूमि के लिए गंभीर समस्या बता रही है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किए जाने को लेकर सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया। हालांकि लोक भवन ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ वापस सरकार को लौटा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ही लोक भवन ने इसे लौटा दिया गया है। विधेयक दोबारा सुधार करके भेजा जाएगा। देखिए, वो अनेकों बार हम लोग सरकार बहुत सारे विधेयक वहाँ भेजती है और उसमें राजभवन उसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद उसमें कोई सुधार करने होते हैं तो सुधार के लिए वापस आते हैं और सुधार के बाद फिर वापस भेजे जाते हैं। हमको सुधार करके फिर से भेजेंगे वहाँ पर। ऐसी कोई बड़ी अड़चन? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होना है, व्यवस्थाएं बननी है, संसाधन अच्छे करने हैं, जिसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत जरूरी है। इसीलिए उसका आकलन किया है कि राजस्व प्राप्ति में हमारा साल भर का जो लक्ष्य था उसमें हम कहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और बचे हुए समय में इसको और व्यवस्थित करते हुए हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज़ गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो इन योजनाओं में शामिल है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही हैं। शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना जैसी पहले अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून अल्पसंख्यक बहनों को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है सभी मिलकर हमारे राज्य के अंदर सभी समाज आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन को लेकर कहा कि युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल इसका आयोजन कर रहा है। 2017 से लगातार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन जारी है। राज्य खेल महाकुंभ 2025-26 को इस बार से मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी उत्तराखंड नाम दिया गया है। 23 दिसंबर से चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होगा। मेडल प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल के साथ ही नगद राशि भी दी जाएगी। स्वाभाविक रूप से जब ये विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्वाभाविक रूप से सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में जब ये परिवर्तित हो रहा है तो इसके पीछे का ध्येय ये है कि कई प्रकार का जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसमें खेल के क्षेत्र में और अधिक ध्यान आकर्षित करते हुए उसके डेवलपमेंट के लिए, चाहे स्वयं की निधि से कह लीजिए अथवा स्वयं के अथक उससे कह लीजिए, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को किए गए। इससे पूर्व में इस प्रकार के नहीं हुआ करती थी। तो खेल महाकुंभ एक अपने रूटीन में था और मैं समझती हूँ कि इस तरह के आयोजनों से जो है संबंधित हमारे खिलाड़ीगण वे भी चाहे अपने विधायक जी के माध्यम से ट्रॉफी को प्राप्त करें, चाहे वो अपने सांसद जी के माध्यम से अपने ट्रॉफी को प्राप्त करें। तो खेल से जनप्रतिनिधियों का कनेक्शन भी जुड़ता है और हमारे खिलाड़ी भी जो है उससे उनको मनोबल उनका बढ़ता है। उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में देहरादून के थाना क्षेत्र में धर्म की आड़ में अवैध रूप से निर्मित एक मस्जिद को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA द्वारा की गई है। जांच में सामने आया कि मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अवैध निर्माण पाए जाने पर MDDA की टीम ने मस्जिद की पहली मंजिल को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित निर्माण के लिए किसी प्रकार की वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसी वजह से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और अवैध निर्माण चाहे किसी भी स्वरूप में हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गदरपुर तहसील परिसर में मुस्लिम समाज ने बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब खींचे जाने के आरोप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज ने तहसीलदार लीना चंद्र को राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा और बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कृत्य महिला सम्मान के खिलाफ और शर्मनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बेटी सबकी है और हर मजहब में एक बेटी है और बेटी का सम्मान तो ग्रंथ भी करते हैं, कुरान भी करता है, बाइबल भी करता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने बड़े पद पे बैठ के ये काम किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से और उस बेटी से। और अगर उनका संतुलन ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि उनका इलाज करवाएं और उनका इस्तीफा दिलवाएं।
धामी सरकार अतिक्रमण मुक्त देवभूमि बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। जहां इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवैध कब्जा जब होता है तो इसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सरकार इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करती है। आगे उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में आक्रामक और खतरनाक नस्ल के श्वानों को लेकर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि बोर्ड बैठक के निर्णय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत म्यूनिसिपल बॉडी क्षेत्रों में स्वान पशुओं के लिए स्पष्ट नियमावली तय की जा रही है। खासतौर पर खतरनाक नस्लों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वान पालने वाले पशु स्वामियों के लिए जरूरी सावधानियों को लेकर विस्तृत नियमावली को प्रारंभिक अधिसूचना के रूप में नोटिफाई किया गया है। इस पर आपत्तियों और सुझावों के लिए समय दिया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि तय किए गए सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए। जहां पर नैनीताल जिले में कैंचीधाम के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भवानी कैंचीधाम मार्ग पर शिप्रा नदी के पास एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान वाहन में सवार कुल 9 लोग घायल अवस्था में खाई में पाए गए। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी ले जाया गया। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी के रूप में हुई है। डॉक्टरों ने उपचार के दौरान 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, जिनमें एक किशोरी भी शामिल है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है। सर्दियों के दस्तक के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। साथ ही स्कूलों में होने वाली छुट्टियां भी भीड़भाड़ को बढ़ाने का काम करती हैं, जिसको देखते हुए एसएसपी देहरादून ने शहर के कई इलाकों में धरने, प्रदर्शन, रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने साफ कहा कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हुए चूंकि शहर में भी प्राय देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। तो उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस की सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा न हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा न हो। उत्तराखंड में कुमाऊं की काशी के नाम से सुमार भगवान शिव की बागनाथ नगरी बागेश्वर में हर वर्ष माघ माह में लगने वाले सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक व्यापारिक उत्तरायणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर नगरपालिका बागेश्वर ने कमर कस ली है। हर साल लगने वाले इस मेले को इस वर्ष और भी आकर्षक और भव्य बनाने को लेकर वर्तमान में विभिन्न निर्माण व मेले से जुड़े कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी नगरपालिका में की जा रही है। सुप्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरद्वाज ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को नॉर्वे में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे के विशेष सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नॉर्वे के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। यह आयोजन उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड के तत्वाधान में संपन्न होगा। 28 दिसंबर 2025 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हमारा कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ स्विट्जरलैंड में ये कार्यक्रम होना है। नौबत, भियाल, मन्नान और अपने जागर गीतों से हम वहाँ पर प्रस्तुति देंगे। स्विट्जरलैंड में प्रवासी भाई बहनों के प्रति
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके बाद अन्य डेस्टिनेशंस पर भी हमारे कार्यक्रम होंगे। जर्मनी में भी कार्यक्रम होगा और मैं बहुत हृदय की गहराइयों से अपने प्रवासी भाई बहनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बेहद शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरों की निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर से चुराए गए करीब 14 वाहन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उक्त खुलासे की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डुभाल ने बताया कि पिछले काफी समय से हरिद्वार में विभिन्न जगहों पर वाहन चोर सक्रिय थे और लोगों के वाहनों पर हाथ साफ कर रहे थे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 14 मोटर बाइक बरामद कर ली है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को साकार करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। काशीपुर पुलिस, एसओजी और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने दड़ियाल रोड स्थित साफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर करीब 1.32 करोड़ रुपए कीमत के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। बरामद इंजेक्शनों में प्रतिबंधित बुप्रेनोफिन शामिल है, जिसका परिवहन बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से किया जा रहा था। पुलिस जांच में इस काले कारोबार का मुख्य सूत्रधार विपुल चौहान सामने आया है, जो फिलहाल फरार है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में फरार अभियुक्त रिपुल चौहान के द्वारा मंगाए गए एक बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुप्रेनॉर्फिन के 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन, कुल 43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1,30,00,000 के आसपास अनुमानित है। उक्त सफलता इस मायने में बड़ी है कि पूर्व में भी 5,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे उक्त टीम के द्वारा, और ये दूसरी बड़ी उसी क्रम में सफलता है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 8, 20, 21, 22, 29 और 60 एनडीपीएस के अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। टिहरी जनपद के बालगंगा वन रेंज के क्षेत्र में भालू की सक्रियता से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों और खेतों के आसपास भालू दिखाई देने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप चौहान ने वन कर्मियों के साथ रात्रि गश्त लगाई। गश्त के दौरान संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भालू की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।